मोहम्मद असद 1900 में पैदा हुए थे। ऑस्ट्रियन ज्यू थे। ही वॉज एन ऑस्ट्रियन ज्यू 1900। You think about this is just before Hitler. So when Hitler came, he was in his 30s and he was an Austrian Jew. So the place where all of these things Hitler did. So he's there. But he became a Muslim later, of course, like Muhammad Asad. हमारे बैकयार्ड के साथ इनका बहुत बड़ा लेना देना है बिकॉज ही हैज स्पेंड कंसिडरेबल टाइम इन सब कॉन्टिनेंट इंडिया। पाकिस्तान की सिटीजनशिप भी थी इनके पास एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ही हैड समथिंग टू डू विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और वट एवर दे हैड, वो डिपार्टमेंट उसमें ये थे शायद पाकिस्तान की क्रिएशन में। इनकी इम्पॉर्टेंट वर्क, अब इस पर थोड़ा सा हम वी कैन आर्ग्यू विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। मैसेज ऑफ कुरान इनकी तफसीर है कुरान की, कंसिडर्ड अ वंडरफुल तफसीर ऑफ कुरान। एंड देन देयर इज़ रोड टू मक्का एज वेल, and these are the two important texts. Road to Mecca is a reading which we should do. अब वो तफसीर is a detailed thing तो खैर 1934 में इन्होंने इस्लामिक क्रॉस रोड्स लिखी है। 1934, आज से 90 साल पहले की बात है लगभग, और हम इसको आज पढ़ रहे हैं। बाय द वे, विल स्टार्ट विद द फॉरवर्ड एंड देन विल सी कि आगे की बातें जो ये कहते हैं। इसकी समरी मैंने लिखी है, वो मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल है www.sulkak.com। ये शुरू करते हैं, कहते हैं कि ये अपने वक्त में लिख रहे हैं 1934 में कि सेल्डम वॉज मैनकाइंड इंटेलेक्चुअली एज रेस्टलेस एज इट इज़ इन आवर टाइम। इससे बुरा हाल इंसानियत का हमसे पहले शायद ही कभी हुआ हो इंटेलेक्चुअली। ये अपने वक्त की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि इस वक्त इतना ही नहीं कि वी आर फेसिंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स जिनके नए और अनप्रेसिडेंटेड सॉल्यूशंस चाहिए हमें, बट ऑल्सो द एंगल ऑफ विजन इन विच दीज प्रॉब्लम्स अपीयर बिफोर अस इज डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग वी आर एकस्टम्ड टू। जो अभी तक के मसाइल इंसानियत ने देखे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो हम देख रहे हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है और अनप्रेसिडेंटेड है। ये कहते हैं कि हर सोसाइटी में इंसान जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे चेंजेस तो आएंगी। सोसाइटीज चेंज विद टाइम। अलबत्ता जिस पेस से ये जहाँ पे भी हो रहा होता है वो डिफरेंट है। अच्छा, एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन में यही तो फ़र्क है। जब धीरे धीरे हो तो एवोल्यूशन कहेंगे, अचानक से हो तो रेवोल्यूशन कहेंगे। सो द पेस एट विच इट हैपन्स इज डिफरेंट, बट everywhere we can observe the same pressing energy which allows of no halt or hesitation. And the world of Islam is no exception in this respect. ये अपने दौर में कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी मसला ख़राब ही है। अच्छा, हमारे यहाँ अभी तो हम कह नहीं सकते हमारे यहाँ, अभी बस ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के यहाँ भी कि हालात बुरे ही हैं। यहाँ पे भी पुराने कस्टम और आइडियाज़ जो हैं वो ग्रेजुअली डिसअपेयर हो रहे हैं और नए फॉर्म्स इमर्ज हो रहे हैं मुसलमानों के यहाँ। आप ये देख रहे होंगे कि एज इफ, अगर मैं आपको ये ना कहता कि ये इन्होंने तब लिखी है, अगर मैं आपको बोलता कि ये 2 साल पहले पब्लिश हुई है, यू वुड हैव बिलीव्ड बिकॉज दिस कंटेंट इज सो रेलिवेंट इवन राइट नाउ। और ये डेवलपमेंट है कि ये जो ग्रेजुअल डिसअपियरेंस ऑफ प्रीवियस ओल्ड कस्टम्स एंड आइडियाज एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू, ये कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या है, हाउ डीप डज इट रीच। एक तो हो गया सुपरफिशियली ऊपर बदलना, एक हो गया अंदर कोर को बदलना। तो ये जो चेंजेस है ये किस हद तक की है, और जो इस्लाम का कल्चरल मिशन है उसके साथ ये कितना इन टैंडम है, कितना ये फिट होता है उसके साथ। ये जो चेंजेस हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं वो इस्लाम के साथ कितना सिंक में है या उसके ऑपोजिट हैं, ये सवालात पूछ रहे हैं। फिर ये कहते हैं
कि ये जो किताब है, जो इस्लामिक क्रॉसरोड्स, मैं बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड नहीं कर रहा कि इसमें तमाम सवालों के तमाम जवाब हैं, एग्जॉस्टिव, बस अब ये किताब पढ़ ली तो मसला हल हो गया। कह रहे हैं ऐसा नहीं है। एक तो छोटी सी किताब है, इसमें कितना ही टच हो सकता है, और फाइनली किताब में अगर बड़ी भी हो तो कितना ही टच हो सकता है, राइट? दीज थिंग्स रिक्वायर लाइफ टाइम ऑफ वर्क। ये कह रहे हैं इस वजह से मैंने एक प्रॉब्लम को उठाया है, ओनली वन ऑफ द प्रॉब्लम्स फेसिंग द मुस्लिम्स टुडे, और वो क्या है? द एटीट्यूड दे शुड अडॉप्ट टुवर्ड्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन। व्हाट ए ब्यूटीफुल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या कि क्या एटीट्यूड हमें अडॉप्ट करना चाहिए इन फ्रंट ऑफ दिस वेस्टर्न सिविलाइजेशन? इनका जो ऑन स्लॉट है, अंडर द लाइट ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड 5 मिनट्स बैक, कि कितना डीप पे जाता है, हमारे इथॉस के साथ कितना सिंक में है क्या नहीं है, ये तमाम चीज़ें, यही कि हमारा एटीट्यूड क्या होगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ। दिस वन टॉपिक ही हैज़ टेकन अप फॉर डिस्कशन. So the book has to be analyzed as an answer to this question, right? The attitude we have to have towards Western civilization. फिर ये कहते हैं कि ये जो टॉपिक है इसके भी बड़े वास्ट इम्प्लीकेशंस हैं, और ये इतना वास्ट है, ये हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए टुवर्ड्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन। द टॉपिक इज सो वास्ट दैट इट नेसेसिटेट्स कि हमें पहले इस्लाम भी डिस्कस करना पड़ेगा। ये टॉपिक इतना बड़ा है, वी हैव टू सी कि इस्लाम के बेसिक एस्पेक्ट्स क्या है, और इन पर्टिकुलर सुन्नत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसको देखना बड़ा ज़रूरी है, ऐसा असद साहब कह रहे हैं। ये कह रहे हैं इट वॉज इम्पॉसिबल टू गिव हियर मोर देन द बेयर आउटलाइन ऑफ ए थीम वाइड एनफ टू फिल मेनी बल्की वॉल्यूम्स, लेकिन उसके बावजूद आई फील कॉन्फिडेंट कि ये जो छोटा सा स्केच है ये साबित होगा वक्त के साथ एज समथिंग विच, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है उसका ग्राउंड वर्क ये साबित होगा, कि इट वुड बी फूड फॉर थॉट एट लीस्ट। चलिए, छोटी सी किताब है, छोटा सा वर्क है, सब कुछ नहीं है इसमें, लेकिन जो आगे काम करेंगे उनके लिए ये एक ग्राउंड वर्क होगा। अच्छा, अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं फिर इस किताब के बारे में? दिस वर्क इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये वर्क बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे कोई शक नहीं है that coming as it does from a highly cultured European convert to Islam, ये यंगर जनरेशन के लिए आई ओपनर होगी। यंगर जनरेशन के लिए ये उनके लिए एक आई ओपनर होगी। पिकथॉल, उनकी कुरान की ट्रांसलेशन बहुत मशहूर है, वो कहते हैं मोस्ट थॉटफुल एंड थॉट स्टिमुलेटिंग वर्क ऑन द मीन्स ऑफ इस्लामिक रिवाइवल दैट हैज़ अपीयर्ड सिंस प्रिंस सैद हलीम पाशाज फेमस इस्लाम लश्मक। ये किताब का नाम दिया ना इन्होंने, ये दूसरी किताब है, ये भी इसी दौर में लिखी गई थी, इससे कुछ टाइम पहले शायद। टर्किश, शायद वहाँ के ग्रैंड मुफ्ती थे, या फिर उनकी फॉरेन ऑटोमन्स के आखिरी बड़ी हस्तियों में से एक थे। तो इसमें इन्होंने डिस्कस किया है यही, ये मॉडर्निज्म का मसला, इसके साथ क्या करें हम, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, अडॉप्ट करें, रिजेक्ट करें, कितना अडॉप्ट करें, कितना रिजेक्ट करें। तो मोहम्मद असद का क्या कहना, ये तो अल्लामा इकबाल तारीफ कर रहे हैं। इसके अलावा भी एक और चीज़ ये कि ही इज़ कॉल्ड यूरोप्स गिफ्ट टू इस्लाम। ही इज़ कॉल्ड यूरोप्स गिफ्ट टू इस्लाम, इतनी इम्पोर्टेंट हस्ती है ये। फिर असद साहब कहते हैं एंड नाउ अबाउट माई सेल्फ, मैं कौन हूँ पहले तो ये भी तो जानो, क्योंकि मुसलमानों के पास हक है कि जब कोई कन्वर्ट उनसे बात करे उनको पता होनी चाहिए ये क्यों और कैसे मुसलमान बना। सो दे हैव दिस राइट टू नो कि मैं मुसलमान कैसे बना। 1922 में मैं अपने मुल्क को छोड़ दिया, ऑस्ट्रिया,
क्यों? अफ्रीका और एशिया में ट्रैवल करने के लिए। काम क्या था? स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। किसके लिए? कॉन्टिनेंटल न्यूज़पेपर्स के लिए। यूरोपियन न्यूज़पेपर्स के लिए एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट मैं निकला अफ्रीका और एशिया। फिर मैंने आई स्पेंड फ्रॉम दैट ईयर ऑनवर्ड्स मेरी पूरी ज़िंदगी इस्लामिक ईस्ट में। 1920 में छोड़ चुके हैं, 1934 में लिख रहे हैं, तो 12 साल हो गए इनको इस्लामिक ईस्ट में। मेरा इंटरेस्ट यहाँ के नेशंस में जागा। अलबत्ता पहले एज एन आउटसाइडर ही जागा। मैं कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, वही काम। माई इंटरेस्ट इन द नेशंस विद विच आई केम इन टू कॉन्टैक्ट वॉज इन द बिगिनिंग दैट ऑफ एन आउटसाइडर ओनली। मैंने अपने सामने बड़ी अजीब व गरीब दास्तान देखी। एक सोशल ऑर्डर, एक जिंदगी जीने का तरीका, एक जिंदगी का आउटलुक जो फंडामेंटली डिफरेंट है यूरोपियन वे से। और पहले दिन से ही मेरे अंदर एक सिंपैथी डेवलप हुई। इस ट्रैंक्विल, आई शुड रादर से मोर ह्यूमन कंसेप्शन ऑफ लाइफ। ये तो इंसानों की तरह जी रहे थे। ये इंसानों की तरह जी रहे थे एज कंपेयर्ड विद द हेस्टी मैकेनाइज्ड मोड ऑफ लिविंग इन यूरोप। मशीन की तरह जो यूरोप में जी रहे थे, उसके कंपैरिजन में यहाँ का मोर ह्यूमन, इसके लिए मेरे अंदर सिंपैथी जागने लगी। ये सिंपैथी ने मुझे मजबूर किया वक्त के साथ टू इन्वेस्टिगेट कि क्यों है ये डिफरेंस। ये जो यूरोपियन वे ऑफ लाइफ है और इनका वे ऑफ लाइफ है, इसमें डिफरेंस क्यों है। और इस वजह से मेरा इंटरेस्ट जागा इनके मजहब में, रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ मुस्लिम्स। उस वक्त ये जो मेरा इंटरेस्ट था, ये इतना मजबूत नहीं था कि मैं मुसलमान बन जाऊं। सिंपैथेटिक था कि मैं जानूं ये डिफरेंस क्यों है। अलबत्ता मैं मुस्लिम बनने के लिए नहीं था अभी, तो दैट उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, उतना स्ट्रांग नहीं था ये। अलबत्ता जो एक काम इसने किया वो ये कि इट ओपन टू मी ए न्यू विस्टा ऑफ ए प्रोग्रेसिव ह्यूमन सोसाइटी। एक प्रोग्रेसिव ह्यूमन सोसाइटी जो जो सोसाइटी मिनिमम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसके अंदर, इस सोसाइटी के अंदर, और असली भाईचारा जिसको कहें, रियल ब्रदरली फीलिंग। ये एक नई दुनिया मुझे मिली इसमें जब मैंने इनके दीन को समझा। अलबत्ता ये तो था दीन जब मैंने समझा। जो मेरे सामने मुसलमान थे, द रियलिटी ऑफ प्रेजेंट डे मुस्लिम लाइफ अपीयर टू बी फार फ्रॉम द आइडियल पॉसिबिलिटीज। जो इस्लाम की पॉसिबिलिटीज थी, द पॉसिबिलिटीज विच इस्लाम प्रेजेंटेड, उससे तो बहुत दूर है ये जो मेरे सामने है। मेरे सामने जो है वो यूरोप से बहुत इंसान है। इनकी वजह से मैंने इनका दीन समझा और देखा तो वहां तो और भी ज्यादा अच्छा है। ये तो वो कर ही नहीं पा रहे हैं जो इनका दीन कह रहा है। Whatever in Islam had been progress and movement had turned among the Muslims into indolence and stagnation. इस्लाम में जो भी तरक्की थी, इन्होंने उसको स्टेगनेट कर दिया था मुसलमानों ने। जहां पे भी जेनरोसिटी थी, जहां पे भी इस्लाम के अंदर रेडीनेस टू सेल्फ सैक्रिफाइस था, दैट हैड बिकम अमंग प्रेजेंट डे मुस्लिम परवर्टेड बाय नैरो माइंडेडनेस। इनको अब इजी जिंदगी चाहिए, लव ऑफ इजी लाइफ। इस्लाम इनको कहता था सेक्रीफाइस, ये नहीं। ये अब कहते हैं ना ना ना, खलास, सेक्रीफाइस नहीं करना। अब इजी लाइफ चाहिए इनको, इजी लाइफ। तो मैं और परेशान हो गया। असद साहब कह रहे हैं, prompted by the discovery and puzzled by the obvious incongruency between once and now, I tried to approach the problem before me from a more intimate point of view. ना ना ना, ये नहीं चलेगा ऐसे, मुझे इसको और देखना पड़ेगा, इनको हो क्या गया है इनको नालायकों को। दैट इज, मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक ए मुस्लिम, ताकि मैं इनको बताऊं बेवकूफ़ों क्या कर रहे हो। सो आई स्टार्टेड लाइक आर्ग्यूइंग एज उसके, तुम्हारा दीन ऐसे कहता है, ऐसे बोला था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसे बोलते हैं खुदा कुरान में। मुसलमान नहीं है अभी, मुसलमान नहीं है, लेकिन मुसलमानों को समझाने के लिए आई हैड टू बिहेव लाइक ए मुस्लिम।
So I tried to imagine myself as being within the circle of Islam. ये प्योरली इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट था मेरे लिए, मैं मुस्लिम नहीं था, ये महज एक इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट था. एंड इट रिवील टू मी विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम द राइट सोल्यूशन. ये जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया ना, बिहेविंग लाइक अ मुस्लिम वाला, थिंकिंग लाइक अ मुस्लिम वाला, मुझे चंद लम्हों में ही आंसर मिल गया. क्या रियलाइज किया मैंने कि एक और वाहिद रीज़न सोशल और कल्चरल डिके जो मुसलमानों के यहाँ है ना, उसका वाहिद रीज़न, सिंगल रीज़न कंसिस्टेड इन द फैक्ट कि वक्त के साथ मुसलमानों ने दे हैड सीज टू फॉलो द टीचिंग ऑफ इस्लाम इन स्पिरिट. रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली न रही. हम पूरा रफ़ेदान भी करेंगे, सब करेंगे, ठीक, लेकिन वो जो स्पिरिट ऑफ इस्लाम है उससे हम दूर हो गए, ये ऐसा कह रहे हैं. इस्लाम मौजूद था, इस्लाम वॉज प्रेजेंट, इस्लाम वॉज स्टिल देयर, बट इट वॉज ए बॉडी विदाउट अ सोल. मैयत है, मैयत है, रूह कहाँ है उसके अंदर, मैयत है बस. द वेरी एलिमेंट विच once had stood for the strength of Muslim world, जो चीज उनको स्ट्रेंथ देती थी वही इनकी कमजोरी है अब. दैट इज द थिंग, वही इनको पीछे खींच रही है. जब मैंने ये लाइन पहली बार पढ़ी ना इस किताब में, ये किताब मैं इससे पहले पढ़ चुका हूँ, मैं इस लाइन पर रुका एंड आई वाज हैप्पी, और मैंने अपनी पीठ थपथपाई. आई वाज लाइक एग्जैक्टली, इस्लाम इज द रीजन वी आर बैकवर्ड. इस्लाम प्राइम रीजन है. द वे वी अंडरस्टैंड अवर रिलीजन ना, वो वन ऑफ द रीजन है दैट इज होल्डिंग अस बैक. तो द वेरी एलिमेंट जो हमारी स्ट्रेंथ थी एक वक्त पे, वही अब हमारी वीकनेस बन गई है. Islamic society had been built from the very onset on religious foundations alone. Very important thing. Oh ho, बहुत important. कि इस्लामिक सोसाइटी के मेटाफिजिकल रूट्स महज सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक हैं, मजहबी फाउंडेशंस है. मजहब से जितना फिर डिराइव होगा वही करेंगे, जो नहीं होगा नहीं करेंगे. देखिए फॉर एग्जांपल, कोई मुस्लिम सोसाइटी है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, ठीक. अब हम बात कर रहे हैं इसकी, देखो क्या हो गया इनकी सोसाइटी का, ये बेकार हो गई, ये सोसाइटी सब कुछ खराब हो गया. लेकिन इस सोसाइटी में ना कोई शराब पीता है, ना कोई जुआ, सब नमाज पढ़ते हैं, सुबह की, दोपहर की, शाम की, हर एक नमाज, रोज़ा रखते हैं, बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, औरतों की इज़्ज़त करते हैं, जानवरों पे जुल्म नहीं करते, पेड़ नहीं काटते बिना बात के. अब बोलते हैं डेवलपमेंट नहीं है, तो ये सोसाइटी अच्छी है या बुरी? फाइनल एनालिसिस में इज इट अ सक्सेसफुल सोसाइटी और अनसक्सेसफुल सोसाइटी? जो हमारा इस वक्त सोसाइटीज़ को मेजर करने का पैराडाइम है वो है डेवलपमेंट का पैराडाइम. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर एग्जांपल, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं एजुकेशन कितना है. एजुकेशन हम कैसे देखते हैं? ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. यहाँ क्या है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग? ज़ीरो. यहाँ पढ़ते ही नहीं है कोई. लेकिन क्या हम इनको अनएजुकेटेड बोलेंगे फ्रॉम एन इस्लामिक पैराडाइम? वी वुड से नो, दे आर हाईली एजुकेटेड. एचडीआई में ज़ीरो स्कोर. फिर हम देखेंगे मैटरनिटी रेट, ये मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ें. फिर हम देखेंगे एवरेज इनकम $75,000 कतर के, इनके $500. तो एचडीआई में रैंक इनकी 200. अफगानिस्तान भी आगे. फेलियर है ये इकॉनमी. लेकिन फ्रॉम एन इस्लामिक पैराडाइम, सो व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ जजिंग? ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ. वी आर नॉट सेइंग द फर्स्ट इज द करेक्ट वे एंड द सेकंड इज इनकरेक्ट. नो, नॉट एट ऑल. Maybe the second is correct. That we will decide some other day. What I am saying, how do we decide between the two? Why have you chosen this economic wala paradigm? Which can be the correct paradigm, no issue with that. But why have you chosen? Are its roots in Islam? Islam कहता है क्या ऐसा कि दौलत जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपकी सोसाइटी सक्सेसफुल है? क्या इस्लाम ऐसा कहता है? जितनी आपके पास ताकत होगी उतने आप सक्सेसफुल हैं? क्या इस्लाम ऐसा कहता है? मैं आपका बस तवज्जो कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ
towards the point के religious foundations alone, अब नहीं है religious foundations alone, and the weakening of the foundations has necessarily weakened cultural structure. जिस बिल्डिंग की नींव कमजोर होगी उसका अब सुपर स्ट्रक्चर भी कमजोर होगा. देखिए, हम इनसे भी एग्री नहीं कर रहे या डिसएग्री भी नहीं कर रहे, हम इनके स्टूडेंट हैं इस वक्त, राइट? वी आर learning from Muhammad Asad. He can be wrong, he can be right. We are just taking the information, and this is the way to learning. This is not complete learning. Complete learning is also in the end judging. Ki no, he is not right here. He is wrong. That's complete learning. But for that to happen, first you have to know what he is saying. Right? जो बात बोली ही नहीं गई हो वो गलत हो सकती है? नहीं हो सकती ना. जो बात आपने समझी ही नहीं उसको आप सही गलत बोल सकते हो? आप उसको सही या गलत बोल नहीं सकते. इसीलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है जिससे आप सीख रहे हैं ना उसका हो जाना. तो ये कह रहे हैं हमारी बिल्डिंग की नींव जो है वो रिलीजियस फाउंडेशंस पे है. आपने ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी कर रखी है किसी और फाउंडेशन पे. कमज़ोर हो गया हमारा कल्चरल स्ट्रक्चर. पॉसिबली माइट कॉज इट्स अल्टीमेट डिसअपियरेंस हेवन. कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त के सारे ख़त्म ही हो जाएगा ऊपर का स्ट्रक्चर, इस्लामिक स्ट्रक्चर. कहते हैं असद साहब, वक्त के साथ मैं समझने लगा कि कितने कंक्रीट और कितने प्रैक्टिकल और कितने सिंपल हैं टीचिंग्स इस्लाम की. और ये जब मुझे ये रियलाइजेशन होने लगा, मैं और भी ज़्यादा वो ना इच्छुक, ईगर होने लगा कि इनको हो क्या गया है. What has happened to them? ये भी मुस्लिम नहीं हुआ है, ये भी परेशान हो गए कि ओ भाई तुमको क्या हो गया, ये तो अच्छी बात है, देख करो, दिस इज गुड. एंड वाई मुस्लिम्स हैड अबेंडेंड देयर फुल एप्लीकेशन इन रियल लाइफ. ये तो प्रैक्टिकल है, यही तो करना है, ये जो कह रहा है तुम्हारा मजहब, तुम क्यों नहीं कर रहे हो. फिर मैंने क्या किया, मैं थिंकिंग मुस्लिम्स के साथ डिस्कस करने लगा वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट जगह. अब ये बड़ी हस्ती भी थे, कॉरेस्पॉन्डेंट थे वो, ये जहाँ पे भी मौका मिले बात करना शुरू कर दिया हमारी तरह. सो आई स्टार्टेड डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स विद थिंकिंग मुस्लिम्स. लीबियन डेजर्ट में मैंने डिस्कस किया, पामीर में डेजर्ट किया, बॉस्पोरस से अरेबियन सी, जहाँ मिला कोई पकड़ के उसी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ. ये मेरा ऑब्सेशन बन गया. ये ऑब्सेशन मेरा इस हद का ऑब्सेशन बन गया कि बाकी सारे इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स मेरे साइड लाइन हो गए. इट ओवरशैडोड ऑल माय अदर इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट्स. यही एक रह गया फिर मेरा मकसद. और ये क्वेश्चनिंग जो था मेरा, इट स्टेडीली ग्रू इन एन एम्फेसिस until I and non-Muslims talk to Muslims as if I were to defend Islam from their negligence. अब मैं मुसलमानों के बीच एक नॉन मुस्लिम इस्लाम को डिफेंड कर रहा था. तो कहते कि वक्त के साथ ऐसा हो गया. ये जो ये प्रोग्रेस थी ना, कि ये मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कि अब मैं मुसलमानों के सामने इस्लाम डिफेंड कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं दिख रहा था. अब ये खुद को दिखता भी नहीं है. जैसे आप मोटे हो रहे होते हो तो खुद को नहीं पता होता, क्योंकि आप धीरे धीरे हो रहे होते, थोड़ा सा ठीक. जैसे बाल ख़त्म हो जाते हैं सर पे, पता नहीं चलता, ये एक एक दिन थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है. कहते मुझे भी नहीं पता चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है. फिर एक दिन 1925 में इन द माउंटेन्स ऑफ अफगानिस्तान ए यंग प्रोविंशियल गवर्नर सेड टू मी. अफगानिस्तान में क्या कहा उन्होंने, आप तो मुसलमान हैं, आपको पता नहीं है, आप मुसलमान ही है, ठीक. तो ऐसे हो गया. कहता कि जब उन्होंने ये बोला मैं खामोश हो गया. आई रिमेन साइलेंट. आई वाज स्टक बाय दीज वर्ड्स. और फिर जब मैं यूरोप वापस आया 1926 में, इस सारे का लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस यही था, एम्ब्रेसिंग इस्लाम, इस्लाम को एक्सेप्ट करना. ये है मेरी कहानी, मैं मुस्लिम कैसे बना. तब से फिर कहानी बदल गई. तब से आज तक दूसरा सवाल है सामने, मुसलमान क्यों बने. ठीक. तब से आज तक सवाल मेरे सामने जो लोग पूछते रहते हैं, व्हाई डिड यू एम्ब्रेस इस्लाम,
क्यों बने मुसलमान? व्हाट वाज इन इट जिसने आपको अट्रैक्ट किया? और मुझे कन्फेस करना चाहिए कि मेरे पास कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है कि मैं मुस्लिम क्यों बना। कोई एक पर्टिकुलर टीचिंग नहीं है कि ये मुझे अच्छी लगी ये वाली चीज़ जिसकी वजह से मैं मुसलमान बना। लेकिन ये जो सम टोटल ऑफ इस्लाम है ये इतना वंडरफुल है, ये एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता कितना कोहेरेंट है ये। इसका जो स्ट्रक्चर है ना मॉरल टीचिंग से इतना कोहेरेंट है, इसका जो प्रैक्टिकल लाइफ का प्रोग्राम है ये तमाम चीज़ें इतनी कोहेरेंट है कि ये एज ए होल मेस्मराइजिंग है। इसके एक पार्ट नहीं बताया जा सकता। जैसे ताजमहल को देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि अच्छा ये वाला पत्थर खूबसूरत है। ये सम टोटल ताजमहल खूबसूरत है। आई कुड नॉट से इवन नाउ कि मुझे क्या अपील करता है इस्लाम में। इस्लाम मुझे लगता है परफेक्ट वर्क ऑफ आर्किटेक्चर की तरह। इसके तमाम पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, हार्मोनियसली कंसीव्ड है। हार्मोनियसली कंसीव्ड ताकि वो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट और सपोर्ट करें। इसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है कि उसको रिमूव कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर एक चीज़ इसमें एग्जैक्ट अमाउंट में एंड नथिंग लैकिंग। ना एक्स्ट्रा है कुछ, ना किसी चीज़ की कमी है, विद द रिजल्ट ऑफ एन एब्सोल्यूट बैलेंस एंड सॉलिड कंपोजर। ऐसा आर्किटेक्चर है ये। शायद ये फीलिंग, दिस फीलिंग दैट एवरीथिंग इन द टीचिंग एंड पोस्टुलेट्स ऑफ इस्लाम इज इन इट्स प्रॉपर प्लेस, ये सबसे बड़ा इम्प्रेशन डाला मेरे ऊपर। इसके साथ और भी शायद रीजंस रहे होंगे, अदर इम्प्रेशंस, जो मेरे लिए मुश्किल है इस वक्त एनालाइज करना। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि एवरीथिंग इन इस्लाम इज एट इट्स प्रॉपर प्लेस। अच्छा, कीपिंग थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस, व्हाट इज दैट? दैट इज जस्टिस। उसी को तो जस्टिस कहेंगे, चीज़ को जैसे करना चाहिए वैसे करना। तो असद इनडायरेक्टली कह रहे हैं इस्लाम इज जस्ट, मतलब इफ यू डू जस्टिस दैट्स व्हाट इज इस्लाम, प्लेसिंग थिंग्स वेयर दे शुड वेयर दे बिलोंग, वेयर दे शुड बी। फिर ये कहते हैं अब असली बात, दिल की बात। आफ्टर ऑल ये इश्क का मामला है, इट्स ए मैटर ऑफ लव एंड लव इज कंपोज्ड ऑफ मैनी थिंग्स। इसमें नहीं बयान किया जा सकता क्या एक अदा थी जो मुझे पसंद आई। लव इज कंपोज्ड ऑफ मैनी थिंग्स। हमारी ख्वाहिशें, हमारा अकेलापन, ये इनडायरेक्टली हमको बता रहे हैं कि इस्लाम ने इनको क्या दिया। इनकी डिज़ायर्स को सेटिस्फाई किया, इनकी लोनलीनेस में सहारा बना, ऑफ आवर हाई एम्स एंड ऑफ आवर शॉर्ट कमिंग्स, ऑफ आवर स्ट्रेंथ एंड ऑफ आवर वीकनेस। सो इट वॉज इन माई केस एज वेल, यही कि बहुत सारे रीजन थे इश्क की तरह। इस्लाम एक चोर की तरह दाखिल हुआ घर में रात में, बट अनलाइक अ रॉबर इट रिमेन्ड फॉर गुड। अच्छा हुआ ये आया था मेरे घर। तब से मैंने बहुत कोशिश की इस्लाम को समझने की और सीखने की। मैंने कलाम पाक पढ़ा, आई स्टडीड द कुरान एंड द ट्रेडिशंस ऑफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने हदीस, सुन्ना, ये तमाम चीज़ें पढ़ी। इस्लाम दीन की लैंग्वेजेस भी मैं सीखा, अरबिक समझा, इसकी हिस्ट्री मैंने समझी, एंड अ गुड डील ऑफ व्हाट हैड बीन रिटन अबाउट इट एंड अगेंस्ट इट। जो इसके बारे में लिखा गया है और इसके खिलाफ जो लिखा गया है, इसमें भी मैंने बहुत सारा पोर्शन पढ़ लिया। 5 साल हिजाज और नज्द में काटे मैंने। सबसे ज़्यादा टाइम मैंने मदीना पाक में काटा। सो दैट, क्यों? ताकि मैं एक्सपीरियंस करूं इस्लाम अपने ओरिजिनल सराउंडिंग्स में, जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्स्ट टाइम प्रीच किया था। और हिजाज मीटिंग सेंटर है पूरे दुनिया के मुसलमानों का, तमाम कंट्री से आते हैं यहाँ लोग। आई वॉज एबल टू कंपेयर मोस्ट ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस एंड सोशल व्यूज जो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर है यहाँ रहकर। अदरवाइज मुझे पूरा दुनिया घूमना पड़ता। लेकिन इंडोनेशियंस यहीं आ रहे थे, कश्मीरी यहीं आ रहे थे, ईरानी यहीं आ रहे थे, रशियन मुस्लिम्स आ रहे थे, यूरोपियन मुस्लिम सब आ रहे थे, अफ्रीकन मुस्लिम तमाम आ रहे थे यहाँ। दो स्टडीज और वो जो कंपैरिजंस थे जो मैंने किए, इसने मेरे अंदर एक फर्म कन्विक्शन लाया
कि इस्लाम एज ए स्पिरिचुअल और सोशल फेनोमेना, ये अभी भी इट इज़ द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स मैनकाइंड हैड एवर एक्सपीरियंस्ड। ये बहुत सारी ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल एंडेवर, दिस ड्राइव्स एज वेल, ताकत, एंडेवर, ये तमाम चीज़ें। कहते हैं कि डेस्पाइट इन स्पाइट ऑफ ऑल द ड्रॉबैक्स जो मुसलमानों के अंदर है, इसके बावजूद मुझे ये दिखा कि इस्लाम इज स्टिल द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स जो इंसानियत ने फॉर एवर कभी भी फेस किया हो। और ऑल माई इंटरेस्ट, तब से क्या बना मेरा इंटरेस्ट, पूरी एनर्जी मैंने किस डायरेक्शन में लगा दी, प्रॉब्लम ऑफ इट्स रीजेनरेशन। ये जो स्पिरिट है अभी भी इनके अंदर जिंदा, वो ना, वो मौज से हंगामा तूफान, इसको कैसे मैं बनाऊँ, वो हल्की सी इस वेव को मैं कैसे एक सुनामी बनाऊं। ये जो छोटी सी किताब है जो आप पढ़ने वाले हैं, ये मेरा एक हम्बल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दैट गोल, कैसे मैं एक तूफान लाऊं। ये एक डिस्पैशनेट सर्वे ऑफ अफेयर्स नहीं है कि ऐसे ही मैंने लिख दी है किताब क्योंकि मैंने इसको एनालाइज किया, नहीं, मेरा इन्वॉल्व, मैं स्किन इन्वॉल्व है मेरा इसमें। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ ए केस एज आई सी इट, इट्स ए केस ऑफ इस्लाम वर्सेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। एक मैडम, बहुत बड़ी हस्ती, वो भी वेस्टर्न कन्वर्ट है जितना मुझे ध्यान है, उनकी किताब का ही नाम है इस्लाम वर्सेस वेस्ट, मरियम जमीला। अब मरियम जमीला के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब शी इज़ ऑल्सो वेरी acclaimed figure. Certain people call her an extremist, and certain views they'll appear extremist as well. She doesn't mince words. She would say जो को बोलना है को नहीं डर लगता। मरियम जमीला was highly influenced, if I would say, by Asad. बहुत इन्फ्लुएंस थी। So a case for Islam versus Western civilization. अब ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं कह रहा है कि it's Islam versus Western civilization. There is a lot of thought that has gone into saying this clash of civilization. Huntington की thesis भी ये है कि there is a clash of civilization. And then there are others जो इसको indirectly कहीं ना कहीं पे कह देते हैं, जैसे end of history जो theorists हैं, some of them argue कि ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है यही कल्मिनेशन है ह्यूमन लाइफ का, दिस इज़ द एंड, यही है अब जो है वेस्ट। और फिर वो कहते हैं कि तमाम सोसाइटीज़ यहीं पे पहुंचेंगी, एंड दे टॉक अबाउट द लास्ट बैशन इज इस्लाम, मुस्लिम वर्ल्ड, वो भी अब यही अडॉप्ट करेगी, एंड देन एवरीवन वुड बी ऑन द सेम पेज। तो वो तो चलो वर्सेस वाला स्टांस नहीं है उसमें, बट इफ़ यू सी, उससे भी आपको रियलाइज होगा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन एक साइड पे, दूसरी साइड से इस्लामिक सिविलाइजेशन नहीं मान रहे कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। एंड इट इज़ नॉट रिटन फॉर दोज, ये किन के लिए नहीं है ये किताब, उनके लिए जिनके लिए इस्लाम इज़ वन ऑफ द मैनी। जो बहुत सारी ज़िंदगी में चीज़ें होती है ना, यूजफुल, यूजलेस, स्क्रू ड्राइवर है, पिंसर्स हैं, सिरिंज है, टेबल है, लाइट है, इस्लाम है, कपड़े हैं, प्रेशर कुकर है, ठीक जिनके लिए इस्लाम इज़ वन ऑफ द मैनी थिंग्स, जो यूजफुल एक्सेसरीज होती हैं लाइफ में, उन्हीं में से एक है, ये उनके लिए किताब नहीं है, ये उनके लिए है ये किताब जिनके दिल अभी जिंदा है। इट्स रादर फॉर दोज इन हुज हार्ट स्टिल लिव्स द स्पार्क। विच स्पार्क? विच स्पार्क? द स्पार्क दैट वाज इन द हार्ट्स ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट। जो सहाबियों के दिल में हुजूर ने आग लगाई थी, उसकी छोटी सी चिंगारी जिनके दिलों में अभी भी मौजूद है, ये किताब उनके लिए है। The flame that once made Islam great as a social order and cultural achievement. ये इस किताब का फॉरवर्ड है। और ये लिखा कहाँ गया है? ये लिखा गया है दिल्ली में। ये पूरी यूनिवर्सल किताब है। ये एक यूरोपियन जू ने हिंदुस्तान में लिखी है, अंग्रेजी में, इस्लाम के बारे में। ये एक कॉस्मोपॉलिटन किताब है। हम इंशाल्लाह इस किताब को आगे कंटिन्यू करेंगे।